तो स्वागत करिए हमारे साथ सोनू जी का। अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, हमारे यहाँ 130 की स्पीड से बॉलिंग फेंकते हैं। वो अपने आप में चैलेंजिंग है कि आप अंडर आर्म में 130 के करीब बॉल फेंक देते हैं। जब मैं ब्लाइंड हुआ उस समय मुझे स्कूल में बोल दिया आप यहाँ नहीं पढ़ पाओगे, और उसके बाद मुझे ब्लाइंड स्कूल में जाना पड़ा। सबसे जो यादगार लम्हा रहा कि हमारा 2017 में मैच था इंदौर में, और ग्राउंड पूरा फुल था, करीब 30,000 दर्शक थे। किसी पैरा स्पोर्ट्स में पहली बार इतना क्राउड आया था। कभी वर्ल्ड में ऐसा नहीं हुआ कि इतना क्राउड किसी पैरा स्पोर्ट्स में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो द स्वाति शो में, जिसमें हर बार हम कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। जैसे कि आज ऐसे शुरुआत नहीं होगी, आज शुरुआत होगी एक कहानी से जो छोटी सी है। आई थिंक आपको बोर नहीं करेगी, मज़ा आएगा। तो सुनिए। एक बार एक लड़का था, वो एक दुकान पे अपने लिए एक पेट लेने गया। उसने दुकानदार से कहा मुझे एक अच्छा सा पेट दिखाइए, डॉग कैट कुछ भी हो सकता है। दुकानदार ने उसे अच्छी अच्छी ब्रीड्स के काफ़ी सारे डॉग्स दिखाए, पर उस लड़के को पसंद नहीं आए। थोड़ी देर बाद उसने दुकानदार से कहा कि पीछे जो कोने में एक पेट बैठा हुआ है, एक छोटा सा पपी, आप मुझे वो दे दीजिए। दुकानदार ने बोला कि अरे उसका लेके आप क्या करोगे। तो दुकानदार से उस लड़के ने कहा कि क्या आप उसको बेचना नहीं चाहते। तो दुकानदार ने कहा नहीं नहीं, बेचना तो चाहता हूँ, पर आप उसे लेकर क्या करेंगे। तो उस लड़के ने पूछा ऐसा क्यों। तो दुकानदार ने उसे बताया क्योंकि एक एक्सीडेंट में उसकी एक टांग टूट गई है और वो ठीक से चल नहीं पाता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप क्या करोगे उसको लेकर। वैसे लड़के ने कहा कि आप उसका रेट बताइए कि क्या दूँ मैं आपको। तो दुकानदार ने कहा 2,000 रुपये। लड़के ने कहा कि मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा। पर दुकानदार को लगा ये लड़का कैसा है, ये क्यों मांग रहा है। पहली बात तो ये ऐसा डॉगी क्यों ले रहा है, क्योंकि मैंने इसको इतनी सारी नस्ल के अच्छे अच्छे कुत्ते दिखाए, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा है। तब उस लड़के ने अपने एक पैर से अपने पैंट को ऊपर करते हुए दिखाया, जो कि उसकी लकड़ी की टांग थी। उस लड़के ने उस दुकानदार को बताया कि सिर्फ वही है जो मेरा दर्द समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, एक कविता छोटी सी जो मैंने कभी पढ़ी थी। दिल आंखें बंद करके भी वो चेहरा देख सकता है, दिल आंखें बंद करके भी वो चेहरा देख सकता है। वो तमाशा ही नहीं पर तमाशा देख सकता है। और हम खिड़की दरवाजे बंद भी कर लें तो क्या होगा, हम खिड़की दरवाजे बंद भी कर लें तो क्या होगा। वो सूरज है, उसे ज़माना देख सकता है। और आज एक ऐसा ही सूरज हमारे साथ है, जिनको विक्रम अवार्ड से नवाजा गया, जिन्होंने हमारे देश के लिए क्रिकेट खेला और T20 वर्ल्ड कप जीत कर लाए। एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में सिर्फ सुनना ही बहुत है, क्योंकि वो एक इतना बड़ा नाम है कि आज हमारे साथ उनका यहाँ होना यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए मैं स्वागत करना चाहूँगी। एक सेकेंड, स्वागत ऐसे नहीं, स्वागत कुछ याद आया नहीं आया, तो स्वागत करिए हमारे साथ सोनू जी का, जिन्होंने कई सारे इंटरनेशनल क्रिकेट जीते और हमारे देश के लिए कई सारे अवार्ड जीते। आपका बहुत बहुत स्वागत है सोनू जी हमारे शो में, द स्वाति शो में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे खुशी हो रही है कि आपने मुझे शो पे बुलाया। होपफुली आज का जो कन्वर्सेशन है हमारे दर्शक एंजॉय करेंगे। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ये भी आशा है कि आपकी इतनी सारी प्रेरणादायक कहानियाँ हैं जो हमने आपसे पहले हम मिल चुके तब आपने हमें साथ बताई थी, वो हमारे व्यूवर्स जानें और वो भी कुछ सीखें ज़िंदगी से। तो सर हम शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। सर बेसिकली आप कहाँ से हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएंगे क्या। जी हाँ, मैं बेसिकली एक छोटे से गांव, एक खरगोन ज़िले के बिकनगांव तहसील में ग्राम मेहतेखेड़ी, एक छोटा सा गांव है, एक आदिवासी जो परिवार रहता है, जो पूरी बस्ती उनकी है, उस गांव से बिलोंग करता हूँ। और काफ़ी चैलेंजिंग सफ़र रहा कि एक ऐसी जगह से आप आना, स्कूलिंग करना और इस मुकाम पे पहुंचना, तो एक सफ़र काफ़ी चैलेंजिंग रहा। लेकिन अल्टीमेटली आज खुशी होती है मुझे ही नहीं, मेरे क्षेत्र के लोगों को, परिवार के लोगों को, कि आज मेरे कारण अपने गांव का नाम, देश का नाम, प्रदेश का नाम रोशन हुआ है।
जी सर, बिल्कुल आपकी कहानी तो प्रेरणादायक है ही हमारे लिए। सर थोड़ा मैं पूछना चाह रही हूँ सर कि जैसे आप ये क्रिकेट में आए होंगे तो सर काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि हमारे देश में क्या हमारे आसपास भी सब ऐसे लोग रहते हैं कि जिनके अंदर ये सेंस नहीं होती है या होती भी है तो होने के बावजूद भी वो काम नहीं कर पाते हैं। और सर आप एक सेंस, क्योंकि मैंने कहीं सुना था अपने बड़े बुजुर्गों से कि भगवान हमसे कुछ लेता है तो उससे दुगना हमें देता है, तो सर इस बारे में आपके क्या विचार हैं? हाँ, डेफिनेटली काफ़ी चैलेंजिंग सफ़र रहा है, क्योंकि पहले तो मुझे दिखाई देता था, देन आपका विज़न चला जाता है, तो आपको क्योंकि आपको दिखाई देता है और दिखाई देना बंद होता है तो सोसाइटी का एटीट्यूड सडनली चेंज हो जाता है। देन आपके प्रति वो सिंपैथी, क्या करेगा, क्या होगा, तो वो बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिले। लेकिन वही मेरे लिए मोटिवेशन बना, क्योंकि जब मुझे दिखाई नहीं देता तो देता था और दिखाई नहीं देने लगा, तब जो चेंज देखा मैंने समाज में, तो यही लगा कि मुझे हमेशा सोसाइटी को प्रूव करके दिखाना। और आज भी वही कमिटमेंट और जज्बा है मेरे पे कि अगर कोई मुझे नेगेटिव बोलेगा तो मुझे लगता है करके दिखाना है। तो शुरुआत मेरी वहाँ से हुई। और जब ये था कि क्रिकेट में पहले से खेलता था जी, और जब ब्लाइंड हुआ अपने आप में चैलेंज था कि क्रिकेट कैसे खेलेंगे जी। तो जब मैं स्कूल में आया, ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई करने, और वहाँ जब देखा मैंने ब्लाइंड बच्चों को खेलते जी, तो सोचा कि हाँ, जो मैं जब देखता था तब मेरा ड्रीम था कंट्री को रिप्रेजेंट करना, वो मैं पूरा करूँगा। और उसी समय 98 में, क्योंकि मैं 97 में ब्लाइंड हुआ था और 98 में पहला वर्ल्ड कप हुआ था जी। तो वो एक इंस्पिरेशन था मेरे लिए कि हाँ, जो मेरा सपना है अपना कंट्री को रिप्रेजेंट करने का, वो मैं कर पाऊँगा। और 1998 के बाद स्कूल के लिए खेला, स्कूल के लिए लगातार खेलने के बाद 2004 में मैंने स्टेट के लिए पहली बार खेला। लेकिन उसी समय बात ये कि क्रिकेट का स्कोप नहीं था, ब्लाइंड क्रिकेट की हम बात करें, हमारे प्रदेश में नहीं था, इवन कंट्री में भी इतना स्कोप नहीं था उस समय। तो मैंने चाहा दिल्ली चले जाऊँ, दिल्ली में मेरा एडमिशन नहीं हुआ। अच्छा। और फिर ये रहा कि शायद क्रिकेट में नहीं खेल पाऊँगा, तो 2004 से 2012 तक मैंने क्रिकेट नहीं खेला। और जब 2012 में पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ जी, उस समय मेरा एक सेटल जॉब था बेंगलोर में जी, और ये तो वो मैंने रिज़ाइन किया। ओके। और रिज़ाइन करके मैं मध्य प्रदेश आ गया जी, और यहाँ एक नई शुरुआत की, क्योंकि हमें क्रिकेट खेलना ही नहीं था, क्रिकेट शुरू करना था जी। तो क्रिकेट के लिए अलग अलग जगह जाना, बच्चों को इकट्ठा करना, खिलाड़ियों को इकट्ठा किया, क्रिकेट खेलना शुरू किया, क्योंकि हमें ग्राउंड नहीं मिलता था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता था, और इवन बैट नहीं होते थे हमारे पास, तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें संघर्ष करना पड़ा। जब जाके 2013 में हमने पहली बार मध्य प्रदेश की टीम बनाई, 2013 से मध्य प्रदेश टीम ने नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करना शुरू हुआ, और 2015 में पहली बार मुझे इंडिया के लिए चांस मिला, तो तब से पीछे मुड़ के नहीं देखा। सर बहुत अच्छा आपने ये सब चीज़ें, क्योंकि सर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी श्रीकांत जी सर, सेम स्टोरी, आई थिंक जो मतलब क्राइटेरिया अलग है पर स्टोरी ऑलमोस्ट सेम है सर। तब मुझे पता चला कि ब्लाइंड क्रिकेट भी होता है सर। ये मतलब हमारी मतलब दुर्भाग्य है कि हम लोगों को इतनी देर से मालूम चल रहा है। तो सर आपको जब ये कोई बोलता है कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है सर, तो आपको कैसा फील होता है सर? मुझे लगता है क्योंकि हमारे देश में जो क्रिकेट की बात करें, तो हालांकि क्रिकेट को हम धर्म की तरह मानते हैं जी जी, लेकिन हम आप देखिए आज से 10 साल पहले वुमेन क्रिकेट की बात करें, कोई नहीं जानता था जी। तो ये कह सकते हैं देर है लेकिन अंधेर नहीं है। उम्मीद है कि जिस तरीके से हमारी टीम कर रही है, और जो अभी आने वाला 3-4 क्योंकि लगातार हमने 5 वर्ल्ड कप जीते हैं, तो आज जितनी पहचान है, जो कुछ लोग जानते हैं, कहीं ना कहीं मीडिया, सोशल मीडिया, लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है जी सर। तो हमें उम्मीद है कि आने वाला समय हमें ये हो सकता है कि हमारे लिए चैलेंज हो, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले क्रिकेटर्स के लिए बहुत अच्छा होगा। उम्मीद है हमें कि हमारे क्रिकेटर्स को हमारे स्पॉन्सरशिप आएगी, तो जो, क्योंकि आपको दुख होता है, आप कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, वही झंडा उठा रहे हैं, वही क्रिकेट खेल रहे हैं, वही गेम खेल रहे हैं, उसके बावजूद आपके साथ जो भेदभाव होता है तो उसका दुख होता है। लेकिन उम्मीद है कि आने वाला समय हमारे ब्लाइंड क्रिकेटर्स के लिए अच्छा होगा।
बहुत बहुत शुभकामनाएं सर इस चीज़ के लिए। तो और ये चीज़ मैं आपको बताया नहीं कि हम लोगों को अजीब लगा, ये चीज़ मुझको होना चाहिए, क्योंकि सर फीलिंग्स तो सेम ही होती है। जब मैंने आपका फुटेज देखा वर्ल्ड कप का फाइनल का जो आपने दिया था मुझे सर, मतलब वही गूज बम्स जो हमारे जो देखते हैं हम, चाहे विराट कोहली खेले या रोहित शर्मा खेले सर, सेम गूज बम्स आ रहे थे और फीलिंग्स अंदर से ही आ रही थी। तो सर सही बात है, ये होना ही चाहिए। सर थोड़ा ये बताएंगे कि मतलब अदर ये जो नॉर्मल क्रिकेट से ब्लाइंड क्रिकेट कैसे अलग होता है, मतलब टीम कैसे, क्या इक्विपमेंट क्या कैसे रहते हैं सर, थोड़ा बताएंगे। बेसिकली क्रिकेट में थोड़ा मॉडिफिकेशन है, जो रूल्स हम एमसीसी के जो रूल्स होते हैं वही फॉलो करते हैं जी। मॉडिफिकेशन ऐसा होता है कि जो हमारी बॉल होती है, आपने अभी बॉल दर्शकों को बताई, उसमें बॉल बेयरिंग्स होते हैं तो जिससे साउंड आता है। और हम नॉर्मल क्रिकेट में बॉलिंग होती है अंडर आर्म होती है, ओवर आर्म होती है, लेकिन हमारे क्रिकेट में अंडर आर्म होती है। लेकिन अंडर आर्म में भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, हमारे 130 की स्पीड से बॉलिंग फेंकते हैं। वो अपने आप में चैलेंजिंग है कि आप अंडर आर्म में 130 के करीब बॉल फेंक देते हैं, तो अपने आप में हमारे इंडिया की फास्टेस्ट बॉलर हमारे पास है, एक दीपक मलिक है, एक अजय रेड्डी हमारा कैप्टन जो रहा है वो, तो फास्टेस्ट बॉलर है हमारे पास इंडिया के। तो अंडर आर्म में इतनी स्पीड से फेंकते हैं बॉल। उसके अलावा जो रूल्स होते हैं हमारे यहाँ, रूल्स में थोड़ा मॉडिफिकेशन होता है कि हमारे यहाँ 3 कैटेगरीज होती है। अच्छा। टोटल प्लेइंग 11 में 11 लोग होते हैं, तो 11 में क्या होता है B1, B2, B3 3 कैटेगरी होती है। इसमें क्या होता है B1 के 4 प्लेयर मिनिमम खेलेंगे जिनका विजन बिल्कुल 0 होगा। जी सर। मैं B1 कैटेगरी में आता हूँ। ओके सर। इसके अलावा 3 प्लेयर्स होंगे जिनका विजन अप टू 3 मीटर होगा, मतलब 3 मीटर तक उनको क्लियर विजिबिलिटी होगी, उसके बाद धुंधला दिखाई देगा। जी सर। और B3 में 4 खेलते हैं जिनका विजन का क्राइटेरिया अप टू 6 मीटर। 6 मीटर, हाँ, तो ये क्राइटेरिया होता है। और हमारे यहाँ जो B1 होता है, अगर वो स्कोर 1 रन करेगा तो उसको 1 बोनस मिलेगा, 2 रन मिलेंगे। मतलब 4 मारे तो 8 मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि उनके लिए काफी चैलेंजिंग होता है। उनको तो कंप्लीट B2 B3 होता है, वो एक बार बॉल देख लेगा, लेकिन B2 को तो कंप्लीटली साउंड पर डिपेंड करना पड़ता है, तो वो एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है। अदरवाइज जो रूल्स हैं वो हम लोग सारे नॉर्मल क्रिकेट में होते हैं वही फॉलो करते हैं, वही ग्राउंड है, वही पिच है, सारे रूल्स वही है। हमारे स्टंप्स होते हैं वो बेसिकली मेटल के होते हैं, वो इसलिए कि यूजुअली हम लोग छू के देखते हैं, जब गिल्ली होगी तो क्या होगी, वो गिर जाएगी, तो हम छू के देखते हैं, इसलिए मेटल के होते हैं। और हमारे क्रिकेट में हमारी यूजुअली विकेट कीपर का बहुत ज्यादा रोल सभी के क्रिकेट में होता है, क्योंकि वो 360 डिग्री एंगल होता है उसका, सभी को गाइड कर। लेकिन हमारे लिए इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि B1 को सही मायने में वही गाइड कर पाता है। जब किसी ने शॉट किया, इमीडिएटली जज कर पाना B1 के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो बता देगा आपके साइड बॉल आ रही है, तो आप ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ कीपर का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो जैसा रूल्स तो हमारे ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा मॉडिफिकेशन है जो मैंने बताया आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम की है, क्योंकि इतना डीपली तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को किसी को पता होगा। सर थोड़ा मैं अगर एक तरफ और जाके सर सोचती हूँ कि इस समाज में कई लोग होते हैं जिन्हें कुछ फाइनेंशियली दिक्कत हो जाती है या कुछ पर्सनली ऐसी दिक्कत हो जाती है, तो वो सुसाइड अटेम्प्ट करने का सोच लेते हैं। पर सर मुझे ऐसा लगता है कि समाज में हमें वहाँ देखना चाहिए सर, वो गाना भी है, दुनिया में कितना गम है, मतलब समझ रहे हैं सर आप। तो ये चीज़ें सर आप ऐसे लोगों को सर कुछ बताना चाहेंगे कि आप इतने चैलेंजेस के बाद आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खींचा, आपने वर्ल्ड कप जीते हैं सर, तो ऐसे लोगों को आपको कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि सर मेरे हिसाब से ये लोग, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये बहुत बुज़दिल होते हैं। ज़िंदगी में कोई ऐसी परेशानी नहीं जिसे हम हल नहीं कर सकते, और इस चीज़ को आपसे बेहतर तो कोई जानता ही नहीं होगा सर। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप आए हैं तो डेफिनेटली ईश्वर ने अगर आपको भेजा तो डेफिनेटली कोई मकसद है। जी सर। और अगर क्योंकि ज़िंदगी, मैं मानता हूँ ज़िंदगी में चैलेंज नहीं है तो ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। जी सर। और उन चैलेंजेस से आप लड़ नहीं सकते हैं तो फिर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि ज़िंदगी में चैलेंजेस है, लेकिन कामयाब वही है जो उनसे लड़ा है, आगे बढ़ा है। मैं खुद भी मैं बोलता हूँ, हमें तो डे टू डे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। जी सर। लेकिन चैलेंजेस ही हमें मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने और के लिए। ज़्यादा मैं पढ़ता हूँ जब भी डीमोटिवेट होता हूँ, अब्दुल कलाम की विंग्स ऑन फायर पढ़ी है ना, और सपने देखी है, सपने देख के शिद्दत से उनके पीछे लगी है। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति को खुद को कॉन्फिडेंस आना चाहिए, खुद को लगना चाहिए मैं कर सकता हूँ। और ज़िंदगी में आपका खुद का कभी कोई लक्ष्य नहीं है तो शायद
हम लोग उसके पीछे भाग नहीं पाएंगे। और जब लक्ष्य नहीं रहेगा तो डेफिनेटली इस तरीके की चीज़ें आती है, क्योंकि चैलेंजेस तो आपको आएंगे, लेकिन आपको लड़ना है और लक्ष्य क्या है उसके पीछे अगर आप अग्रसर हमेशा रहेंगे तो इस तरीके की सोच शायद आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। सर बहुत अच्छी आपने हम लोगों को सलाह दी। सर ये भी पूछना चाहूँगी कि ये तो आपका खेल का एक हो गया, ये आपका पैशन है और आप इसमें आगे बढ़ रहे हैं। सर आपका जो व्यक्तिगत ज़िंदगी होगी, आपकी पर्सनल लाइफ जो है, उनको आप कैसे मैनेज करते हैं दोनों चीज़ों को? मतलब पर्सनल लाइफ बची नहीं आजकल क्योंकि क्रिकेट में इतना ज़्यादा एंगेज है आपका, क्योंकि क्रिकेट हम लोग जब खेलते नहीं है तो क्या होता है उस समय, अभी जैसे हमें नहीं, अभी ऑफ सीजन है तो हमें नवंबर में एक सीरीज करनी है जी। तो उसकी तैयारी चल रही है। दिसंबर में हमें गर्ल्स की सीरीज करनी है, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। फिर हमारे नेशनल टूर्नामेंट आ रहे हैं, तो नेशनल टूर्नामेंट्स के लिए हमें तैयारी करना है। तो क्या होगा, ऑफ सीजन में हम लोग प्रिपरेशन में लग जाते हैं, हमारे वीकनेस कहाँ है, खिलाड़ियों को कहाँ तैयार करना है, उस पर तैयारी शुरू करने लग जाते हैं। और सबसे बड़ी चैलेंज जो हमारे पास है स्पॉन्सरशिप, पैसा नहीं होता है। तो यही समय होता है कि हम लोग स्पॉन्सर को पिच करें और स्पॉन्सरशिप लेके आ जाएं, गवर्नमेंट से अप्रोच करें, तो ये हमें समय मिल जाता है। और पर्सनल लाइफ में कोशिश करते हैं कि मेरी 2 बेटियां हैं, वाइफ, अगर समय मिलता है तो कहीं घूमने चले गए। बाकी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि क्रिकेट में, और आप क्योंकि हमारा तो पैशन इतना है, क्रिकेट से ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाते हैं, है ना। आपने बताया श्रीकांत मूवी, मुझे नहीं पता मैं कितने सालों के बाद थिएटर गया था, सिर्फ मूवी का ट्रेलर आया तो देखा था तो लगा जाना है देखने, तो फैमिली को लेके गया, फिर कुछ फ्रेंड्स को दिखाने ले गया। तो यूजुअली टाइम नहीं मिल पाता, क्रिकेट से नहीं निकल पाते हम। जिंदगी बन गई है आपकी क्रिकेट। सर आपने जैसे बताया कि आप गर्ल्स के लिए भी करते हैं, तो सर थोड़ा उसके बारे में बताएंगे कि उनमें कैसी क्या भूमिका है, क्या करते हैं? काफ़ी चैलेंजिंग वो टास्क था हमारे लिए। जी सर। क्योंकि क्या हुआ था 2018 में, इवन 19 में जी सर, पहला इनका नेशनल हुआ था गर्ल्स का, और हमने मध्य प्रदेश की टीम नहीं भेजी थी। वो हमारे लिए चैलेंज था, क्योंकि हम जब बॉयज़ के लिए खेलते हैं तब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि यार शूज़ नहीं है क्वालिटी वाले, नहीं मिल पाया स्पॉन्सरशिप तो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। हम गर्ल्स के उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की सिचुएशन में नहीं थे और कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे हम लोग। तो हमने सोचा पहले खुद को कैपेबल बना ले कि हम लोग स्टार्ट कर पाएँ। तो ये रहा कि 20 और 21 एक दौर था, कोविड में हम कुछ कर नहीं पाए ज़्यादा, लेकिन उस समय हमें मौका मिला कि हम लोग ऑनलाइन गर्ल्स से जुड़ सकें, मोटिवेट करें, क्रिकेट पे बात करें। तो हमने उस समय स्टार्ट किया। जैसे कोविड ख़त्म हुआ तो हमने कैंप लगाया। तो आपको बताऊंगा, बड़ा आश्चर्य होगा कि पहली बार जब हमने कैंप लगाया इंदौर और भोपाल में, तो दोनों कैंप में मिला के 150 गर्ल्स आई। वो अपने आप में शॉकिंग नंबर था हमारे लिए, क्योंकि हम लोग बॉयज़ को इतना फोर्स करते हैं तब भी वो आते नहीं। तो मुझे लगता है वहीं से हमें मोटिवेशन मिला कि हमें लगता है गर्ल्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहिए। तो तब हमने स्टार्ट किया वुमेन क्रिकेट। और उसका चैलेंज इसलिए था क्योंकि आप समझ सकते कि वुमेन को घर से निकालना, माँ बाप को मोटिवेट करना, मम्मी पापा को उनके मोटिवेट करना, और एक तो महिला होना, ऊपर से दिव्यांग होना, तो वो अपने आप में चैलेंज था। तो क्योंकि उनके मम्मी पापा को हमने कन्विंस किया, फिर जहाँ इंस्टीट्यूट में वो लोग रहते हैं उनको कन्विंस किया, वो क्रिकेट खेलना, क्योंकि क्रिकेट तो पहली बार उन्होंने देखा। पहली बार हमारे यहाँ आई थी गर्ल्स जब बल्ला पकड़ना सीखी थी और बॉल पहली बार देखी थी। लेकिन खास बात जो रहा, सब कुछ किया उन्होंने किया, हम सिर्फ सिखाते गए। उनका जो जज्बा था उन्होंने देखा वो, और आज खुशी होती है हमारे को कि हमारी मध्य प्रदेश की टीम आज इंडिया में थर्ड रैंक रखती है हमारी। और इवन हम लोग बॉयज़ की कभी इस रैंक पे नहीं रही है टीम, आज भी हम लोग 11वीं रैंक पे है। तो ये है कि डेफिनेटली हमारा इस साल का टारगेट है कि उनको हम चैंपियन बनाएंगे। और खुशी होती है कि हमारी 3 गर्ल्स हैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। और जब पिछले साल ही इंडिया की वुमेन्स टीम बनी है, उसकी जो पहली कैप्टन थी हमारे मध्य प्रदेश की थी। और लास्ट ईयर वर्ल्ड गेम्स हुआ था जिसमें हमारी टीम ने गोल्ड मेडल जीता। दुख होता है कि हमारे लड़कों ने सिल्वर जीता, ये हमारी लड़कियां इंडिया के लिए गोल्ड जीत के लाई थी। तो खुशी इसलिए होती कि मतलब अपने आप इन चैलेंजेस चाहे गर्ल्स के लिए है, ब्लाइंड गर्ल्स के लिए, उसके बावजूद उन्होंने जो कमिटमेंट और डेडिकेशन दिखाया, तो उससे हमें उत्साह मिलता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें।
ठीक है सर, अब आगे हम ये बढ़ते हैं कि जब T20 वर्ल्ड कप जीते, आपने बताया कि 4 बार पाकिस्तान को हराया, सर वो क्या फीलिंग होती है सर? थोड़ा मतलब, क्योंकि आपसे बेटर ये फीलिंग कोई डिवाइड नहीं कर सकता मुझे। मुझे लगता है कि देखिए, हम लोग बात हर खिलाड़ी डिप्लोमेटिकली यही बोलता है कि हम तो एज यूजुअल जो गेम होता है वैसे ही खेलते हैं, लेकिन चाहे इंडिया हो या इंडिया की टीम हो या पाकिस्तान की टीम हो, उसके खिलाफ खेलने का हर एक को प्रेशर होता है। आपको एक तो ग्राउंड पे भी प्रेशर होता है और अपने देश में अलग प्रेशर होता है, क्योंकि मुझे याद है कि 2017 में हम T20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे और हम लीग मैच में पाकिस्तान से हार गए थे। तो हारने के बाद क्या होता है, जहाँ जा रहे थे लिफ्ट में, होटल में, हर कोई पूछे थे आप पाकिस्तान से कैसे हार गए। तो अलग ही प्रेशर बनता है वो, तो हर कोई अवॉइड करता है, लेकिन जो रियलिटी है प्रेशर होता है आपको। लेकिन जब फाइनल की बात होती है, हालांकि बहुत अच्छी टीम है हमसे वो, लेकिन क्या होता है कि फाइनल में हम इंडियंस की एक अच्छी चीज़ है कि हम लोग मेंटल प्रेशर हैंडल करना बहुत अच्छे से जानते हैं, और वही पाकिस्तान की वीकनेस है। हमें उन्हें मेंटली कैसे डिस्ट्रॉय करना है वो हमें बहुत अच्छे से आता है। और ग्राउंड पे होते हैं तो तब एक अलग ही जज्बा होता है, क्योंकि आपको जज्बा, जब वैसे नेशनल एंथम होता है वहाँ के बाद एक अलग फीलिंग होती है, और पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है तो आपका खून तो वैसे ही खोलने लगता है। तो जब ग्राउंड पे जाते हैं, मुझे याद है कि हम लोग 2018 वर्ल्ड कप में काफ़ी क्लोज मैच हुआ था पाकिस्तान से हमारा। और ये था कि उस समय मैं और एक और बंदा था, हम लोग फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे फील्डिंग कर रहे थे जी। तो हमने अराउंड 30-40 रन सेव किए थे, और इतनी बॉल्स लगी थी कि उस दिन तो पूरा, क्योंकि जीत गए है ना, पूरा बढ़िया शानदार जश्न हुआ जी। और अगले दिन जो दर्द हो रहा था, क्योंकि हमें जाना था बुर्ज खलीफा घूमने, तब पता चल रहा था कि बॉडी का हर जो पार्ट है वो दर्द कर रहा है। तो वहाँ फीलिंग हो रहा था कि चलते भी नहीं बन रहा था। लेकिन ये रहता, उस समय ग्राउंड पे कुछ पता नहीं होता है, और आप जब पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं तो अलग ही फीलिंग होती है, क्योंकि आपको मन में ये रहता है हारना नहीं है, और हमें जीतने का हमेशा हमने एक मंत्र बनाया है कि हम जीतना है वर्ल्ड कप किस लिए। तो जब हमने 2017 में हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे एसोसिएशन के, उनकी अचानक डेथ हो गई थी, तो हमें ये था कि हम उनको डेडिकेट करेंगे। 2018 के वर्ल्ड कप में जब हम गए तो उस समय बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे, फायरिंग हो रही थी, तो हम ये चाहते थे कि वर्ल्ड कप जीत के हम इंडियन आर्मी को डेडिकेट करें। और जब हम माननीय जो हमारे राष्ट्रपति जी से मिले तो हमने ट्रॉफी सौंप के हमारी जो भावनाएं थी वो भी व्यक्त की। तो हमेशा से हमारा ये रहा कि हम जब हमें कोई ट्रॉफी जीतनी है तो कोई मंत्रा लेके जाए, तो उसके प्रति हम लोग अलर्ट रहते हैं कि उस टारगेट को हमें पूरा करना है। बाकी पाकिस्तान के खिलाफ खेलना अपने आप में एक वो रहता है, प्रेशर रहता है, और वही उसको जो हैंडल करेगा वही जीत पाएगा। नहीं सर बिल्कुल, आप बता रहे हैं तो मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं कि मतलब फीलिंग्स ही क्या होती है, आप बता रहे हैं तो हम लोग वो पल जीने की कोशिश कर रहे हैं आपके द्वारा। सर आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा पर्सनल जाते हैं। थोड़ा मैम से आप कैसे मिले, थोड़ा बताएंगे? ये स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली है, मुझे पता है। बेसिकली हम दोनों ने एक दूसरे को ढूंढा जी, और हम लोग डिसेबिलिटी राइट्स पे काम करते थे कि लोगों को जागरूक करना, उनको स्कीम से जोड़ना, वो सब काम करते थे। तो वो झारखंड से थी और मैं मध्य प्रदेश से था। तो क्या हुआ, हमारा बैंगलोर में एक लीडरशिप ट्रेनिंग था, तो वहाँ मुलाकात हुई थी हमारी। तो वहीं थोड़ा बातचीत चला और वही फ़ोन पे बातचीत हुआ, स्टार्ट हुआ, वही 3 साल तक चलता रहा। 2007 में हम लोग मिले थे जी। और 2010 में ये था कि उस समय ये था कि थोड़ा सेटल्ड हो जाए तब सोचेंगे, फैमिली से तब बात करेंगे। तो ये था 2010 में मैं शिफ्ट हो गया बैंगलोर, सेटल्ड हो गया, तो ये लगा कि अब शादी कर लेनी चाहिए। ये 3 साल हो गए थे एक दूसरे को झेल रहे थे तो फिर ये सोचा 2010 में फैमिली से बात की, फिर 2011 में शादी की हमारी। बहुत बढ़िया सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैम से मैं मिली भी हूँ व्यूअर्स, और मैम बहुत स्वीट है। सर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ये बताइए कि जब आपने ये सब चीज़ें बदलाव करी, क्योंकि आपने जैसे बताया आप एक बहुत छोटी जगह से हैं सर, तो तब क्या चीज़ें बदलाव आई आपके परिवार को लेके, आपके समाज को लेकर? क्योंकि जैसे श्रीकांत मूवी में तो सर एक ही एग्जाम्पल, क्योंकि वही देखा है अभी मैंने, तो जैसे उसको बचपन में मारने वाले थे, मूवी में जैसे दिखाया गया है कि पिताजी ने कहा कि ये बच्चा कुछ नहीं करेगा, पर बाद में उसी पिता का गर्व से, उनके पिता का मन था कि बेटा क्रिकेटर बने, उस मूवी में ऐसा दिखाया गया है। सर जब आपने ये सब चीज़ें अचीव करी तब फैमिली और आसपास के लोगों पे क्या असर हुआ सर इन सब चीज़ों? बेसिकली सभी को खुशी होती है, और सभी को, इवन क्योंकि इस चीज़ के मायने वो लोग ज़्यादा समझते हैं
जो थोड़े एजुकेटेड हैं, समझते हैं, लेकिन उनके लिए ठीक है बहुत ये होता है, खुशी होती है, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस शायद वो इतना नहीं जान पाते, लेकिन उनके लिए खुशी होती है कि आज जो बड़े बड़े लोगों से मैं मिला हूँ, वो चीज़ें देखते हैं, लोग उनसे पूछते हैं, लेकिन उस चीज़ के मायने जो हमारे समाज में लोग हैं वो जानते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं या मेरे क्षेत्र के लोग जानते हैं। और प्रदेश में तो काफ़ी गवर्नमेंट ने अप्रिशिएट किया, लेकिन वही अप्रिशिएशन से काम नहीं चलेगा, वो है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो बदलाव मैंने देखा कि जिस समय मैंने मध्य प्रदेश में क्रिकेट स्टार्ट किया था उस समय हमारे पास कुछ नहीं था, रिसोर्सेस नहीं थे, और ये था किसी का इंटरेस्ट नहीं था स्पोर्ट्स में। लेकिन जिन चैलेंजेस के बाद हमने स्पोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया, उसके बाद कहीं ना कहीं दिव्यांगों को एक मोटिवेशन मिला। तो उसके बाद हमने ब्लाइंड क्रिकेट की बात नहीं, अलग अलग स्पोर्ट्स स्टार्ट किया। जब फुटबॉल आज हो रहा है, हमारी गर्ल्स जूडो में जा रही है, और दूसरे गेम्स को प्रमोशन मिला है। तो क्या रहा, जो भी दिव्यांग रहे उनको ये लगा कि हम लोग भी स्पोर्ट्स में आ सकते हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता मैं वो मानता हूँ कि आज मेरे कारण बहुत सारे दिव्यांग अलग अलग स्पोर्ट्स में आगे आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर इन सभी दिव्यांग स्पोर्ट्स पर्सन को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा तो डेफिनेटली हमारे लिए, अभी हम देखेंगे ओलंपिक चल रहा है, ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक आएगा, पैरा ओलंपिक में बहुत मेडल्स आते हैं हमारे यहाँ, और हमारे स्टेट से भी हमारे खिलाड़ी आगे जाएंगे, हमारे प्रदेश के लिए और देश के लिए मेडल आएंगे। तो मेरे लिए मैं उपलब्धि वो मानता हूँ कि जो दिव्यांग स्पोर्ट्स खेलना तो चाहते होंगे लेकिन कभी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो उन्होंने ड्रीम करना शुरू किया, और आज अपने अपने स्पोर्ट्स में सभी लोग आगे आ रहे हैं। सभी लोगों को मुझे जहाँ भी सहयोग लगता है मैं हेल्प करता हूँ, गाइड करता हूँ, क्योंकि अलग अलग एसोसिएशन उनको कांटेक्ट कराना, जुड़वाना और खेलने के लिए जो भी सहयोग हो सकता है वो करता हूँ। लेकिन वो मैं अपनी उपलब्धि मानता हूँ। जी सर, बहुत अच्छी बात है सर। जैसे स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं सर, और ये क्रिकेट, सर क्या डिफरेंस है? और जैसे सर मैं कई स्टेट देखती हूँ, जैसे उड़ीसा हो गया या कर्नाटक हो गया सर, ऐसी स्टेट में मेरे हिसाब से जो नेशनल प्लेयर्स भी होते हैं उनको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती है सर। तो हमारा एमपी कहाँ पीछे है इन सब चीज़ों में? इवन हमारे यहाँ ब्लाइंड क्रिकेट में कर्नाटक हुआ, केरला हुआ, उड़ीसा हुआ। अभी उड़ीसा ने 18 खिलाड़ियों का, इवन इंटरनेशनली जो नेशनल भी खेल रहे हैं ना, उनको उन्होंने गवर्नमेंट जॉब दे दिया। तो दूसरे स्टेट्स प्रमोट कर रहे हैं। मुझे लगता है हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू है, एक तो आपकी मंशा होनी चाहिए, और मुझे लगता है अगर मंशा होगी तो सिर्फ दिव्यांगों के स्पोर्ट्स की बात नहीं, हम दूसरे स्पोर्ट्स में भी प्रोग्रेस करेंगे। और ये कि हमारे टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन टैलेंट को सही तरीके से नर्चर करना, उनका आइडेंटिफिकेशन करना और उनको सपोर्ट करना, अगर वो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश करेगी। हम लोग काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं कि हमारी जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है दिव्यांगों की वो बने और उनको भी इक्वल फैसिलिटीज़ मिले। तो डेफिनेटली इतनी कम सुविधाएं कुछ नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद हमारे स्पोर्ट्स पर्सन इस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, मेडल्स ला रहे हैं। तो अगर उनको सपोर्ट मिलेगा तो कहीं गुना ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। इवन मुझे दुख होता है बताते हुए कि हमारे खिलाड़ियों को पॉकेट से पैसा लगा के इंटरनेशनल खेलने जाना पड़ता है, डिपेंड करना सोचना पड़ता है कि वो पैसा कब वापस आएगा, कहाँ से आएगा। तो अगर सही सपोर्ट मिलेगा तो हमारे प्रदेश और देश के लिए बहुत मेडल्स आएंगे। तो मुझे लगता है मंशा होगी तो डेफिनेटली हम लोग कर पाएंगे। जी सर। सर एक और चीज़ पूछनी आती है सर, एजुकेशन को लेके, जैसे आपने जब पढ़ाई करी होगी सर, कुछ समस्याएं आई क्या, या फिर सब चीज़ें नॉर्मल होती चली गई आपके लिए? सर थोड़ा बताएंगे इस बारे में। नहीं, काफ़ी चैलेंजिंग रहा है पढ़ाई करना। मुझे लगता है कि देखिए स्पेशल स्कूल का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है जी। हमें मेन स्ट्रीम में आना पड़ेगा। हमारा जो मेन स्ट्रीम का स्ट्रक्चर है, हम एक गांव में रहने वाला बच्चा वो इंदौर, भोपाल या ग्वालियर, जबलपुर पढ़ने आए, वो हर एक के लिए संभव नहीं है। जी, अगर हम उसके आसपास का जो स्कूल है उसी को उस लायक बना देंगे तो वो वहीं पढ़ाई कर सकता है। तो मुझे लगता है कि हम बजाय स्पेशल स्कूल्स के जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम इनके लिए इंक्लूसिव बनाएं, उससे इंटीग्रेटेड बनाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और सबसे बड़ा चैलेंज वही है कि अगर मैं चाहता हूँ एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई करना तो मुझे पता नहीं है वहाँ टीचर मुझे गाइड कैसे करेंगे, टीचर मुझे कैसे पढ़ाएंगे, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो मुझे लगता है कि इंटीग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। और अभी करंट सिनारियो है उसकी वही डिमांड है, क्योंकि मैंने जब मैं ब्लाइंड हुआ उस समय मुझे स्कूल में बोल दिया आप यहाँ नहीं पढ़ पाओगे।
और उसके बाद मुझे ब्लाइंड स्कूल में जाना पड़ा। हालांकि मैं 10th करने के बाद फिर मैं नॉर्मल स्कूल में आ गया, लेकिन उस समय ये था कि टीचर्स के लिए चैलेंज था कैसे पढ़ाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि अगर हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उसको सेंसिटाइज करें, उन्हें मोटिवेट करें और वहाँ उनके लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाएंगे, तो हमारा एजुकेशन लेवल और इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा क्रिएट होगी। सर बहुत अच्छी आपकी सोच है सर, और आगे बढ़ेगी ये चीज़, और आने वाले समय में ये सब चीज़ों में चेंजेस आएंगे भी, क्योंकि हम जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड में देख रहे हैं चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, तो इंडिया में भी काफ़ी चीज़ें सर चेंज होगी। सर थोड़ा एक सवाल है मेरा कि जब आप वर्ल्ड कप खेलने गए सर, कोई ऐसा वाक़या जो हमारे व्यूवर्स को आप बता सके ताकि उस चीज़ की चीज़ें दोबारा ताज़ा हो जाएँ? बेसिकली पल कहीं की बात करें या जो भी वाक़या है, क्योंकि कारण क्या होता है उस समय हम 2-2 महीने साथ में रहते हैं सभी खिलाड़ी, तो क्या हर दिन मस्ती होती है, खेलना होता है, और क्या होता है कि उस समय ज़्यादा हम किसी के टच में भी नहीं रहते हैं। तो एक फोकस्ड होना है, आपको गेम पे ध्यान देना है। फिर क्या होता है, इवन फैमिलीज़ में हम लोग जितना काम है उतनी ही बात कर पाते हैं, क्योंकि उस समय कुल मिला के हमारा जो ध्यान है वो डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, वो मेन फोकस रहता है। तो ये रहता है उस समय, तो हमारा परिवार, हमारे जो खिलाड़ी और हमारा स्टाफ वही रहता है, कोचिंग स्टाफ। लेकिन ये रहता कि सबसे जो यादगार लम्हा रहा कि हमारा 2017 में मैच था इंदौर में जी, और मुझे याद है 2 फरवरी को मैच था हमारा 2017 को उस होलकर स्टेडियम में जी। और वो ग्राउंड पूरा फुल था, करीब 30,000 दर्शक थे। तो वो बहुत बड़ा वाकया था कि किसी पैरा स्पोर्ट्स में पहली बार इतना क्राउड आया था। तो इवन कभी वर्ल्ड में ऐसा नहीं हुआ कि इतना क्राउड किसी पैरा स्पोर्ट्स में आया है। तो वो एक बहुत रियल में इंटरनेशनल खेलते, लेकिन वहाँ जो फीलिंग थी वो बड़ी गजब की थी। और मुझे याद है कि हम लोग जब बस से उतरे तो लोग निकलने नहीं दे रहे थे, क्योंकि मैं तो लोकल था। तो लोगों ने पकड़ लिया था, निकलने नहीं दे रहे थे। तो वो एक अलग वाकया था, और वो मतलब एक अलग फीलिंग थी। और दूसरा ये था कि इंदौर एक मेरा होम ग्राउंड था, तो वो बहुत अच्छी फीलिंग थी। तो बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं, जिसके होम ग्राउंड होते हैं वहाँ उसके लिए अलग फीलिंग होती है, अलग उसके लिए थोड़ा क्राउड भी होता है। लेकिन वो मेरे लिए नहीं, हम सबके लिए एक बहुत अच्छा एक पल था कि हमने इतना क्राउड देखा था। इवन आपको पता है कि हमारा जो गेम होता है वो तो साउंड बेस्ड होता है जी। इतने क्राउड में हमारा इंडियन क्राउड कितना चिल्लाता है। हाँ, उस क्राउड में हम लोग बॉल को कॉन्सेंट्रेट कैसे कर रहे थे, वो हम अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था। तो इवन मज़ा आया था, लेकिन शायद वो मेरे करियर में हमेशा वो लम्हा याद रहेगा। नहीं बिल्कुल सर, क्योंकि आप इसे बता रहे हैं, मेरा वही क्वेश्चन था कि सर आपका तो पूरा गेम साउंड से ही रहता है सर, तो क्राउड तो हमारा इंडियन क्राउड तो बिल्कुल चुप रहता ही नहीं है उसको तो। और सही बात है, इतना बड़ा गेम है सर, सारे प्लेयर हैं, इतना सब कुछ चल रहा है, तो मन को काबू रखना भी मुश्किल होता है सर। और क्रिकेट तो मतलब पूजा है इंडिया में, क्योंकि मुझे भी याद है सर, आपको भी जब लास्ट टाइम हम लोग वर्ल्ड कप हारे थे फाइनल में सर, मुझे नींद ही नहीं आई थी सबका ही वही हाल था। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या ट्रॉमा हो गया है, कुछ हो गया है, तो ये बड़ी बेकार सा फीलिंग होती है। पर आपने हमको इतनी बार प्राउड फील कराया है सर, ये बहुत बहुत बड़ी बात है सर, और बहुत बहुत थैंक यू इस चीज़ के लिए। सर मैं आगे बढ़ती हूँ, ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है सर, जो जिनमें नॉर्मल लोग भी हैं और जिनमें मतलब आप जैसे लोग और सारे जैसे लोग हैं सर, तो उनको आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे सर? मेरा यही एक रिक्वेस्ट है। मुझे लगता है कि जितने चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं, तो भगवान की कृपा से चैलेंजेस सभी के लाइफ में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उनसे हार जाएं। और ये लगता है कि कंपैरिजन होता है कि आपके पास तो बहुत कुछ है, हमें आंखें नहीं है, उसके बावजूद हम लोग वो, हालांकि क्या होता है चैलेंजेस सभी के पास है, मेरे पास अलग है, आपके पास अलग है, लेकिन हम इन चैलेंजेस से हार गए तो शायद वो लाइफ नहीं है। और जैसा मैंने बताया कि मेरे लिए तो चैलेंज ही मेरा मोटिवेशन है। तो आप हमेशा चैलेंजेस से लड़िए और अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाते रहिए। और सबसे बड़ी बात है, जब तक आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होगा तब तक जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। आप अपनी लाइफ का लक्ष्य बनाइए। मैंने बताया जैसे मेरा कमिटमेंट था, मुझे क्रिकेट खेलना था। मैं 10 साल क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन कंट्री को रिप्रेजेंट करना था। तो सब कुछ छोड़ के मैं मध्य प्रदेश आ गया। इसलिए आ गया क्योंकि क्रिकेट खेलना था, लोगों का क्रिकेट खिलाना था। तो वो एक कमिटमेंट था मेरा। इसी तरह आप अपनी लाइफ में लक्ष्य बनाइए, कोई भी गोल हो वो आप बनाइए और उसके लिए शिद्दत से मेहनत कीजिए, तो डेफिनेटली एक दिन वो आएगा कि आप अपना लक्ष्य हासिल कर पाएंगे।
सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको इतनी अच्छी बातें सिखाने के लिए, क्योंकि सर मोटिवेशन इस दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मेरे हिसाब से। और क्योंकि हर इंसान को ज़िंदगी में लक्ष्य, जैसे आपने बताया सर, हर किसी को लक्ष्य की ज़रूरत होती है। बिना लक्ष्य के आदमी कभी 2 कदम भी नहीं चल पाएगा सर। हर चीज़ को जो आपने अपना विजन क्रॉस किया, कि आपने अपनी उपलब्धियों को कैसे हासिल किया, आपने एक ऐसे रास्ते पे चलने की कोशिश करी जिसे हम देख नहीं सकते सर, और आपने एक विजन बनाया कि नहीं, आपको इंडिया के लिए खेलना है और आगे बढ़ना। सर आपने वो सब पाया भी। सर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हम लोगों को प्राउड फील कराएं, क्योंकि कोई भी गेम हो चाहे हो, लेकिन अगर हम वर्ल्ड कप जीतते हैं और सर स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ जीतते हैं सर, तो दुगनी तिगनी पता नहीं सर, खुशी का कोई हिसाब नहीं होता है सर। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और हमारी व्यूअर्स को और हम सब लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करूंगा कि आपके दर्शकों को, व्यूअर्स को अच्छा लगे शो, और कुछ क्वेश्चंस हो तो आपके थ्रू बाद में पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी अगर व्यूअर्स हमारे, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है सर से तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट करके, सर बिल्कुल आंसर देंगे। और सर वापस हमारे पास फिर से आएंगे मिलने के लिए, हम लोग ऐसी ढेर सारी बातें सर से करेंगे। तो आज का शो जैसे था वो हमारा सोनू जी के साथ में था, जो आई थिंक आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस को फेस किया और एक ऐसे मुकाम पे पहुँचे हैं जहाँ हम जैसे लोगों को पहुँचना नामुमकिन के बराबर है। क्रिकेट तो सब खेलते हैं, पर वो दिल से खेलते हैं और अपनी ज़िंदगी जीते भी हैं। मैंने कहीं सुना था कि किसी ने कहा था कि अगर वो देख नहीं सकता तो उसको लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो दौड़ नहीं सकता, उसको लड़ना ही पड़ेगा। तो यही सोच हमें अपनी ज़िंदगी में रखनी है, क्योंकि हम परछाइयों से या किसी बुरी चीज़ों से भाग नहीं सकते, क्योंकि वो कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसलिए हमको डटकर मुकाबला करना चाहिए और ज़िंदगी की रेस में अपने आप को अव्वल लाने की कोशिश करनी चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज का एपिसोड ख़त्म करती हूँ। आप आते रहिए और मेरा शो देखते रहिए, द स्वाति शो। नमस्कार।